इलीगल है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या? एक ये क्या और दूसरे ने ये क्या और इसने ये क्या। बस क्या करें कि सब मकान किराए दे रहे 10,000 रुपए में रहने के लिए, मकान किराए दे रहे 50,000 रुपए में किसके लिए? जुआ का मकान, जुआ घर बनाने के लिए। तो ये दोनों क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है। तो इस प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, इसको परफॉर्म किया जा सकता है, एनफोर्स किया जा सकता है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन ये 58 का क्या इलस्ट्रेशन है साहब? ये क्या है? अल्टरनेट प्रॉमिस है कि साहब ये रेसिप्रोकल नहीं है, अल्टरनेट है। इसका मतलब ये मैं आपको 1000 रुपए देता हूँ तो आप या तो मुझे ये दे दो या मुझे ये दे दो। ये क्या है? ये गैम्बलिंग का कोई सामान है या फिर नशे की कोई चीज है। ये क्या है? ये ओरिजिनल चीज है जिससे हम काम में ले सकते हैं। तो जो नशे की चीजें हैं उससे हम परफॉर्म नहीं करवा सकते, इस चीज को हम परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जो वेद करार है उसे परफॉर्म करा सकते हैं। यहाँ पर लिख रखा है जो वेद संविदा है उसे परफॉर्म करा सकते हैं। समझ रहे हो ना? क्या सर? यहाँ लिखा है वेद करार, यहाँ लिखा है वेद संविदा। ठीक है? इन दोनों का 57 में लिख रखा है कि इन दोनों में से जो संविदा वेद है, प्रथम जो है वो संविदा है और सेकंड है जो करार है अवैध करार, वो अवैध करार है। ठीक है? और इसमें शाखा लिखा हुआ है। शाखा करार किसने? एक शाखा वेद है और दूसरी अवैध। हाँ, फिर क्या लिखा आगे? इलस्ट्रेशन में करार लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन में करार लिखा, ठीक है, कोई बात नहीं। सर ये 57 वाला वापस से बताना। 57 है बेटा रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब इलस्ट्रेशन पढ़ो। क और ख करार करते हैं कि ख को एक ग्रह क 10,000 रुपए में बेचेगा, किंतु यदि ख उसे एक दूत ग्रह के रूप में उपयोग में लाए। दूत ग्रह का मतलब क्या होता है? गैम्बलिंग हाउस। गैम्बलिंग हाउस। तो वो कितने रुपए में बेचेगा उसको? तो वह क को उसके लिए 50,000 रुपए देगा। ठीक है, रहने के लिए बेचता है तो कितने रुपए में? 10,000 रुपए। दूसरा लिखा कि साहब यदि आप इसको गैम्बलिंग हाउस के रूप में यूज करते हो तो 50,000। व्यतिकारी वचनों का अर्थात ग्रह को बेचने का और उसके लिए 10,000 रुपए देने का प्रथम वचन संवर्ग एक संविदा है। द्वितीय संवर्ग एक विधि विरुद्ध उद्देश्य के लिए है, अर्थात इस उद्देश्य के लिए कि ख उस ग्रह को दूत ग्रह के रूप में उपयोग में लाए और वह शून्य करार है। ठीक है, ओके। 57-58 क्लियर? 59-60 ये सीधा सर ये सिर्फ दुकान के लिए लागू है और सिर्फ इसके लिए लागू है। ये बेटा ये ना इलस्ट्रेशन पे मत जाना, ये इस तरह की हर चीज के लिए हो सकता है जिसमें दो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो, एक का ऑब्जेक्ट इलीगल हो दूसरे का ऑब्जेक्ट लीगल हो। तो इलीगल ऑब्जेक्ट वाले को हम परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब एग्जीक्यूट एनफोर्स नहीं कर सकते, दूसरे वाले को कर सकते। इलस्ट्रेशन केवल इलस्ट्रेशन तक सीमित है। आगे आओ 59-61 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे आसान सेक्शन 3 सेक्शन 59-60 और 61। क्या कहते हैं 59-60 और 61? इसको अपन कहते हैं रूल ऑफ क्लेटन, है ना? सेक्शन नंबर 59 को कहते हैं रूल ऑफ क्लेटन। क्या है? बहुत नॉर्मल सी बात है। हाँ, CLATON रूल ऑफ क्लेटन क्या है भाई? समझो, ये एक आदमी है और इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, इससे बी से। ए क्या करता है? इसको पैसे उधार देता है। बी आया ए के पास के साथ, मुझे पैसों की जरूरत है, तो ए ने इसको सबसे पहले रुपए उधार दिए 10,000 रुपए। फिर बाद में इसने उसको और उधार दिए 3 या 4 5 महीने बाद में 10,000 रुपए या फिर 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। फिर साल भर के बाद में और आया, इसने उसको उधार दिए 30,000 रुपए। कुल मिला के क्या कहना चाह रहा है? ये यूं कहना चाह रहा है कि एक आदमी है, उस एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी को ऋण दे रखा है, डेब्ट दे रखा है, पर कब? अलग अलग समय पर। समय लिख देता हूं मैं। ये इसने दिया इसको सन 2000 में, ये इसने दिया सन 2001 में और इसने दिया ये सन 2002 में। देखो, इसको रिकवर करने की डेट अभी भी है और इसको रिकवर करने की डेट हो सकता है या तो खत्म हो गई हो या खत्म होने वाली हो। ऐसी बात है 3-3 साल के अंदर कर सकता है। बी ने 1 रुपए दिए, कुछ क्या रुपए दिए? बी ने इसको 20,000 रुपए दिए, 20,000 रुपए दिए और ये कहा कि क्या कहा भाई बी ने इसको? 3 अलग अलग तरह की बातें। सेक्शन नंबर 59, सेक्शन नंबर 60 और सेक्शन नंबर 61।
यदि बी इसको वास्तविक तौर पे ये कहता है कि साहब इस 20,000 को या तो आप इसमें विनियोजित करें या आप इसमें विनियोजित करें या आप इसमें विनियोजित करें, जिसके लिए कहता है उसी में उसको सेटिस्फाइड करेगा, दूसरे के लिए सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। ये कहता है सेक्शन नंबर 59। केवल इतनी सी बात है। सेक्शन नंबर 60 क्या कह रहे हैं साहब? सेक्शन नंबर 60 कह रहे हैं सेम इसी तरह की बात है। ये ए ने इसको दो अलग अलग तरह से दे रखा है और बी इसको 20,000 रुपए देकर ये कहना, बी ने ये कहा नहीं है कि इस 20,000 रुपए को आप कौन से ऋण में एडजस्ट करना चाहते हो। और ए को पता है कि जो शुरुआत वाले 10,000 रुपए हैं वो टाइम बाढ़ हो चुके हैं। ए को पता है, बी ने इसको कुछ भी नहीं कहा कि साहब ये पकड़ो 20,000 रुपए, बाकी के मैं बाद में देता रहूंगा। तो ये ए के विकल्प पर है कि वो चाहे तो इस 20,000 रुपए को इस 10,000 रुपए में एडजस्ट करे, इस 20 में करे या 30 में करे। मतलब यदि 59 नंबर क्या कह रहा है, यदि इसने कहा है तो फिर ये वैसे ही करेगा जैसे इसने कहा है। दूसरा, इसने कुछ नहीं कहा तो ए फ्री है, चाहे तो इसके लिए कर सकता है, चाहे इसके लिए, चाहे इसके लिए। और तीसरा और अंतिम सेक्शन 61, इसने कहा 20,000 रुपए ले लिए, इसने किसी में भी एडजस्ट नहीं किया, चलो ठीक है 20,000 रुपए आ गए। तो फिर अब इन पैसों को किसके हिसाब से एडजस्ट माना जाएगा? जो समय के टाइम से सबसे लास्ट वाला डेट है उसमें अपने आप से एडजस्ट कर लिया जाएगा। मतलब सबसे पहले वाला समय के टाइम से, मतलब ये जो 20,000 रुपए है ये इस 10,000 रुपए में एडजस्ट करके बचे हुए 10,000 इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। वापस कब सर आपको बताओ टाइम के हिसाब से समय क्रमानुसार। देखो, ये दिया था 2000, ये 2001 में, ये 2002 में। इसने 20,000 रुपए इसको आज दिए हैं, ना ये अपने हिसाब से कुछ एडजस्ट कर रहा है ना इसने कुछ किया है, तब फिर ये 20,000 रुपए कैसे जाएंगे? जो समय के हिसाब से सबसे पुराना ऋण था सबसे पहले वो एडजस्ट होगा, फिर बाद में सेकंड, फिर बाद में लास्ट, ऐसे। अब एक बार पढ़ो सेक्शन नंबर 59। मैं पढ़ूं? जुबैर पढ़ो सेक्शन नंबर 59। जहाँ वो ऋण उपदर्शित हो जिसका उन्मोचन किया जाना है वहाँ संदायों का उपयोजन होगा। इंग्लिश में बोलो तो देखना इसने क्या था 59 को। Application of payment where debt to be discharged is indicated. जहाँ इंडिकेट कर रखा है तब डिस्चार्ज कौन सा वाला पेमेंट होगा। आगे चलो जुबैर। जहाँ की कोई ऋणी जिस पर एक व्यक्ति के कई सुदीर्घ ऋण हो। देखो क्या हुआ है, बी के ऊपर ए के कई सारे अलग अलग डेब्ट है, पर समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे। सर इसका यानी 10,000 रुपये पहले मामला हो तो पहले ऋण कैसे देखता जा रहा है उसको, फिर उसके बाद में करार होगा। करार नहीं हो रहा है, ये तो बस करार और इसके होने के बाद में यदि किसी आदमी को किसी को डेब्ट दिया हुआ है तो हम उसको समय के साथ में कैसे एडजस्ट करेंगे। बस ये दीपक आप पढ़ो बेटा। जहां की कोई ऋणी, जाके कोई ऋणी जिस पर एक व्यक्ति के सुविन ऋण हो, उस व्यक्ति को या तो अभिव्यक्त प्रज्ञापना सहित या ऐसी परिस्थितियों में जिनसे व्यवस्थित हो कि वह संदाय किस विशिष्ट ऋण के उन्मोचन के लिए उपयोजित किया जाना है। मतलब रुको, एक आदमी ने दूसरे आदमी से बहुत सारे ऋण ले रखे और पहले वाले आदमी ने उसको कहा है पैसा देते वक्त कि साहब ये जो पैसा है उस स्पेसिफिक ऋण को ही एडजस्ट करने में रखना है ना, तब फिर वो कैसे एडजस्ट किया जाएगा? कोई संदाय करता है वह उस संदाय को यदि वह प्रतिग्रहित कर लिया जाए तो तदनुसार उपयोजित किया जाएगा, जैसा उसने कहा वैसा करेंगे। 60 कहना क्या था 60? पहले मुझे यही बता दो बिना देखकर। जहाँ इंडिकेट नहीं किया जहाँ इंडिकेट नहीं किया है तो एक ही विकल्प है कि वो उसके विकल्प पर है, वो चाहे तो अपने हिसाब से करे, ठीक है। जहाँ की वह ऋण उपदर्शित ना हो जिसका उन्मोचन किया जाना है वह संदाय का उपयोजन। जहाँ की ऋणी ने ये प्रख्यापित नहीं किया है और कोई ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है जिनसे वह उपदर्शित होता हो कि वह संदाय किस ऋण के लिए उपयोजित किया जाना है, वह न्यायालय सब एक अनुसार उसे ऐसे किसी विधिपूर्ण ऋण मत उपयोजित कर सकेगा जो ऋणी द्वारा उससे वस्तुतः सौदे और देय हो, चाहे वह उसकी वसूली वादों की परिसीमा संबंधी
तत्समय पर्वत विधि द्वारा वारित हो या ना हो। नलिनी बताएगी बेटा। इसमें देखो शब्द लिख रखा है किसी विधि पूर्ण ऋण, है ना। फिर बाद में लिखा है चाहे वो परिसीमा से वारित भी क्यों नहीं हो गया। सवाल मेरा ये है कि परिसीमा से टाइम बार्ड होने के बाद में वो जो डेप्थ में जिसमें रिकवर करना, क्या वो लॉफुल डेप्थ रहा या नहीं रहा? 25 का 3 25। कंसीडरेशन वाले हाँ वो तो ठीक है, वो तो विदाउट कंसीडरेशन का है। वो तो वो कह रहा है कि ना यदि वो लिख कर दे देता है तब तो टाइम बार्ड भी एक्सेप्ट हो जाएगा। टाइम बार्ड भी एक्सेप्ट, पर इसमें तो विदाउट कंसीडरेशन की बात नहीं है। हाँ। सवाल मेरा ये है कि मैंने आपसे 2 लाख रुपए लिए और आपने मेरे को से 2 लाख रुपए प्राप्त करने का आपने दावा नहीं किया, समय चला गया, अब आप मेरे खिलाफ दावा भी नहीं कर सकते, क्या फिर भी आप अभी मुझसे 2 लाख रुपए मांगेंगी या नहीं मांगेंगी? मांगोगी। और मान लो कि मैंने खुशवीर को 2 लाख रुपए दिए थे और खुशवीर ने आपको दे दिए ना, हमारी सर के पास जाए दे देना, खुशवीर ने आपको दे दिया और वो पैसे किसके हैं? आपके। मेरे। तो नलिनी क्या आप उन पैसों को अपने पास रख सकती हो? बिल्कुल रख सकती हो, क्योंकि जो 2 लाख रुपए दिए अधिकार के रूप में तो है ही है, न्यायालय के माध्यम से तो नहीं लिया जा सकता, मगर न्यायालय के बाहर के किसी रास्ते से आता है तो आप उन पैसों के हकदार पहले होंगे। इसीलिए ये लिख रखा है कि बावजूद इसके कि वो डेप्थ टाइम बार्ड है पर फिर भी वो डेप्थ लीगल है, ठीक है। इस वजह से वो उसको एडजस्ट कर सकते। दीपक समझ आ गया क्या कही बात? इसने जो बात की 25 के 3 वाली बात यहाँ सेट क्यों नहीं हो रही? वो रिटर्न में दे रहे हैं, यहाँ पर कोई रिटर्न में नहीं है, केवल पैसा ही है, वो बस केवल एग्जैक्ट लिमिटेशन बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। वो लिमिटेशन बढ़ाने की बात है कि साहब वो यदि मैं लिमिटेशन बढ़ाने की बात करूँ तो 25 के 3 में जो बात बताई थी वो सेम लिमिटेशन एक्ट में कहाँ बता रखी थी? शायद 20 किस नहीं, एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग 21 से 22 नहीं सर, वो 18, 19 and 20. 18 नहीं है वैसे, पर केवल इतनी सी शर्त है कि यदि एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग दी जानी है तो टाइम बार्ड किए जाने से पहले होना चाहिए, उसके बाद नहीं, है ना। चलो 61 का चीज क्या कह रहा है प्रवीण? पहले मुझे ऐसे ही बता दो, अभी अभी अपन ने 61 को क्या समझाया? सर वो 10,000 में समझ लेंगे सबसे फर्स्ट वाला। यदि इसने दे दिए, उसने अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं किया तो ऋण कैसे होगा? समय समय के हिसाब से जो सबसे पहले वाला होगा वो होगा। जहाँ की दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता वहाँ संदाय का उपयोजन। जहाँ की दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता वहाँ वह संदाय समय क्रमानुसार ऋणों के उन्मोचन में उपयोजित किया जाएगा, चाहे वे ऋण वादों की परिसीमा संबंधी तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा वारित हो या न हो। यदि ऋण समकालिक है तो संदाय हर एक के उन्मोचन में अनुपातः उपयोजित किया जाएगा। क्या मतलब इसका? अगर एक ही टाइम पर 2 अलग-अलग डेप्ट दिए गए हैं तो उन अलग-अलग डेप्ट में प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको ले लिया जाएगा। मतलब एक टाइम पे दिया गया, दोनों को बांट कर। आपने एक ही दिन मुझसे 2 अलग-अलग डेप्ट लिए, एक दिन उसी दिन 10,000 भी लिया, उस दिन 20,000 भी लिया, और आपने मुझे एक दिन आकर क्या किए 20,000 रुपए दे दिया, ठीक है। सेम डे हो गया, तब फिर इस सेम डे को मैं कैसे करूंगा प्रोपोर्शन पे? 10,000 इसमें 10,000 10,000 आपने दिए, प्रपोर्शन में एक अनुपात 2 के प्रोपोर्शन में, तो 10 के 3 टुकड़े कितने हो जाएंगे? 10 के 3 हो जाएंगे 3,500 रुपए, लगभग 3,300 रुपए। तो 6,600 तो इस पे एडजस्ट कर लूंगा, 3,300 इस पे एडजस्ट करूंगा, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से, ठीक है। पहले जो उड़ा है उसमें उसी में हो गया सेक्शन 61। 62 और 63 क्या कह रही है साहब? क्या संविधाएं जिनका जो एग्जिस्टेंस में आई थी और नवीनीकरण हो गया। नवीनीकरण का मतलब पहले आपका ये प्लॉट बेचने की संविदा हुई और अब दूसरे प्लॉट को बेचने की संविदा होगी इस पहले वाले प्लॉट को बेचने की तुलना में, या फिर प्लॉट तो वही है पर रेट पहले ज्यादा थी अब मैंने कम कर दी, हिसाब से ठीक है, तो ये नई संविदा हो गई। जैसे ही नई संविदा का प्रवर्तन हो गया, यानी नई संविदा का सृजन हो गया, तो पुरानी वाली संविदा का क्या होगा फिर? वो अपने आप से ही एबोलिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अब उसका इन्फोर्स नहीं करवा सकते। सेम इसी तरह से कि जीतू मुझसे 50,000 रुपए मांगता है, नहीं सॉरी दीपक मुझसे 50,000 मांगता है, जीतू से मैं 50,000 मांगता हूँ, मैंने जीतू को कहा दीपक को दे दो, तो जो
एनफोर्समेंट जो आप मेरे अगेंस्ट में करने वाले थे, क्या अब आप कर पाओगे? क्योंकि वो जो संविदा था उसका परिवर्तन हो चुका है। या तो संविदा का परिवर्तन हो गया, या संविदा मूल जो संविदा थी उसको चेंज करके हमने नई संविदा का सृजन कर दिया, तो पुरानी संविदा को एनफोर्समेंट में अब नहीं लाया जा सकता। सेक्शन नंबर 62, संविदा का नवीनय मतलब द इफेक्ट ऑफ नोवेशन, डिसीजन एंड अल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अल्टरेशन का मतलब कि साहब पहले मैं इतने में बेचना चाह रहा था, अब इतने में बेच रहा हूँ। विखंडन का मतलब कि साहब अब आज के बाद में नहीं बेचेंगे साहब, आप और मैं दोनों आपस में बीच में राजीबाजी हो गए। नोवेशन चेंज कर दिया। पूरा ही चेंज हो गया, पहले ये प्लॉट बेचना था, अब ये प्लॉट बेच रहे हैं। यदि किसी संविदा के पक्षकार उसके बदले एक नई संविदा प्रतिस्थापित करने या संविदा को विखंडन या परिवर्तन करने का करार करते हैं तो मूल संविदा के पालन की आवश्यकता नहीं है। तो सेक्शन नंबर 62 ने 3 तरह की बात बताई है, नोवेशन, डिसीजन और अल्टरेशन। ये 3 बातें हो जाती हैं तो उसी संविदा को एनफोर्समेंट में लाने की आवश्यकता नहीं रहती। कर लो कि इलस्ट्रेशन सेम ही सारी तरह की बातें लिख रही है। सेक्शन 63, वचन ग्रहीता वचन के पालन से अभिमुख उसका परिहार दे सकता है। क्या हुआ है? जैसे कि दीपक ने ले रखे मुझसे 30,000 रुपए और दीपक आया मेरे पास कि सर ना ठीक है मेरे को उसकी जरूरत थी पर मैं 20,000 ही कर पाया सर, मैं वापस 30,000 रुपए तो नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा कि बात चलो ठीक है यार कदम करो, चलो आपके पास 20,000 हो रहा है, फिर मानता हूँ आपकी स्थिति है और मैंने आपको 20,000 में यस करते हुए उसको एनफोर्समेंट मान लिया, तो अब क्या मैं बचे हुए 10,000 रुपए और एनफोर्स करूंगा आपके खिलाफ। ये कहानी है। कैसा? वचन ग्रहीता वचन के पालन से अभिमुक्ति क्या उसका परिहार या तो दे सकेगा या कर सकेगा। मैं अभिमुक्ति भी दे सकता हूँ और ये भी कह सकता हूँ चलो फिर ठीक है तो आपके पास पैसे नहीं है ले लिए, घर के घर भी आ गए इस्तेमाल, ऐसे कह दिया मैंने। ठीक है, दीपक कह रहा है कि सर तो ले ही लेता हूँ 30,000। आगे चले। हर वचन ग्रहीता अपने को दिए गए किसी वचन के पालन से अभिमुक्ति या उसका परिहार का क्या मतलब होता है भाई? कम करना। जैसे कि अपन सीआर से कह रहे थे कमिटल 312 में कम करता है 312 सजा को कम करना। कहाँ कर रहे थे अपन सजा को कम? राष्ट्रपति करते हैं। एक तो है जो आप बात कर रहे हो वो है 412 है ना, डिवीजन के बाद में, जिसमें क्या था सजा को कमिट करना वो करना। इसके साथ हमने देखा 418 या 416 जिसमें प्रेग्नेंट महिला को डेथ सेंटेंस 16 और इसके अलावा अभी हमने देखा बिल्किस बानो का जो केस था, अभी देखा क्या हुआ था बिल्किस बानो में 2002 में गुजरात दंगे में उसको इस तरह से परिवार वालों को भी मार दिया, 2-4 महीने से प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, इसका मिसकैरेज भी हो गया और गैंग रेप भी हुआ बिल्किस बानो के साथ। और इसके साथ में इन आदमियों के खिलाफ जो 12 आदमी थे इन आदमियों को कन्विक्ट किया गया और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा दी। लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा किसे कहते हैं हम? मृत्यु तक। फिर क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट, वीर जरा मूवी देख लियो, स्टेट गवर्नमेंट है वो कहता है शाहरुख खान ने अच्छा आचरण रखा तो क्या कर सकते हैं, हम उसे पैरोल पर छोड़ सकते हैं। हालांकि वीर जरा में शाहरुख खान को जो छोड़ा गया था ना वो पैरोल पर नहीं था, लास्ट में उसको एक्विटल कर दिया गया था या डिस्चार्ज कर दिया गया था। पर हम क्या करते हैं अमूमन इस तरह के आदमी को छोड़ देते थे, 8 साल 5 साल की जेल में सजा काट देगा, चलो ठीक है अच्छा व्यवहार रखे तो छोड़ देते हैं। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे 12 आदमियों को बिल्किस बानो के जो गैंगरेप के ऑफेंडर थे उनको छोड़ दिया। ये कहा कि आचरण ठीक है। इस तरह के लोगों ने बिल्किस बानो के घर के बाहर जाकर ढोल तमाशा वगैरह मचाया। बिल्किस बानो के स्टेटमेंट थे कि इतना भयंकर डर मुझे अक्सर लगा जितना भयंकर डर मुझे आज लग रहा है कि ये वही अपराधी है जो मेरे खिलाफ अपराध करके इस तरह का काम करके किया। फिर बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई जैसे आप इस जजमेंट को जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो दिया है उसको सेटिस्फाइड करो। अच्छा इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ ये था कि मैटर तो यहाँ का था गोधरा का, जबकि ट्रायल कौन से जज साहब ने की थी? महाराष्ट्र कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया था इसको। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल मैटर्स को ट्रांसफर करने का प्रोविजन कहाँ है भाई जैनब? सीआरपीसी में कौन सा प्रोविजन है जो कि वादों और दावों को अंतरण करने की बात कहती है? दीपक जीतू 452 452 456 352 में आता
नहीं सीआरपीसी में 484 सेक्शन है दरों में 192 हाँ 192 जिसमें आगे भेज देता हूँ। नहीं वो तो कमिट कमिटी पता है प्राइवेट सीआरपीसी पढ़ी वहाँ तो होता होगा अंदर लेना नहीं मैंने तो पूरा यहाँ तो 394 में क्या है? अबेटमेंट है सर 406 से 412 तक है 406 से 412 बैठना मैं तुम्हें लाना चाह रहा था 394 से 394 में क्या है अब रेफरेंस 395 393 395 और 396 में रेफरेंस 397 से 404 तक है रिवीजन 405 से 411 तक है ये वादों और दावों का अंतरण इसके माध्यम से गुजरात की कोर्ट ने ट्रायल किया और गुजरात की कोर्ट ने ट्रायल करते हुए इनको कन्विक्ट किया ठीक है सॉरी महाराष्ट्र की कोर्ट ने ट्रायल करते हुए इन्हें कन्विक्ट किया और सजा यहाँ पर चल रही थी क्योंकि ऑफेंस इन्होंने यहाँ पर किया हुआ क्या कौन कौन से जस्टिस की बेंच थी महिला का नाम बताओ जो जिसने बिल्किस बानो के मैटर को सुना गलत बात है रहना महिला होते हुए तुम ऐसा नहीं कह सकती जैनब जजों के नाम बताओ दो जिसने इस फैसले को पलटा वापस हालांकि पलटा नहीं इसने कुछ एक कंडीशन अलग डाली क्या नाम है कंडीशन हाँ मतलब 2 3 5 7 दिन कह सकते हो इतने दिन के अंदर गया है क्या कहा हालांकि उसने कहा ये कि एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर देते हुए कह दिया मतलब उसी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हुए जजमेंट पारित कर दिया कि ऐसे मैटर में स्टेट गवर्नमेंट सुन सकती है फिर उसी का हवाला देते हुए स्टेट गवर्नमेंट पे स्टेट हाई कोर्ट में लिटिगेशन लगाया और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि साहब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही कि ऐसे मैटर में कौन सुन सकता है स्टेट गवर्नमेंट सुन सकती है तो उसके आदेश को सुनते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने उनको बरी कर दिया बरी नहीं किया मतलब अपन इसको बरी नहीं किया बरी कर दिया 15 अगस्त को छोड़ दिया था 15 अगस्त को 15 अगस्त 2022 को या 23 को हाँ ठीक है 15 अगस्त को छोड़ा था बरी कर दिया था फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ये आदेश लेना है तो कहां से लेना पड़ेगा महाराष्ट्र की कोर्ट से क्योंकि ट्रायल महाराष्ट्र की कोर्ट ने गुजरात की कोर्ट ने ले लिया और इस तरह की जो सुप्रीम कोर्ट का जो नजीर जो पेश की गई थी नीचे वाली लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट में जो पेश की गई थी वो हाई सुप्रीम कोर्ट से तथ्यों को छुपाते हुए प्राप्त की जो कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है याद रखना तो ऐसा करके इनको वापस 10 कितने टाइम के अंदर वापस अंदर डालने की बात थी मेरे को जज का नाम बताओ ना लेकिन महिला जज काफ़ी टाइम बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का बोल्ड जजमेंट दिया है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में जाते हुए बात है कि साहब यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रेस्पोंडिंग दैट काइंड ऑफ एक्शन जस्टिस पी.वी. नागरत्ना जस्टिस पी.वी. नागरत्ना प्लस जस्टिस उज्जवल सुनिया ये 2 जजों की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ये नागरत्ना तो बहुत बोल्ड लेडी है बीपी है या पीपी है ना थोड़ा सा देख लेना नागरत्ना नाम है इसका जस्टिस पी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल सुनिया इन दोनों की बेंच ने इसमें अखबार पढ़ो बेटा खुल कर पढ़ो यार देखो एक बार तुम ये महसूस करोगे ना तुम्हें लगेगा यार बहुत ज्यादा कमजोरी है हम लोग कहाँ देख रहे हैं क्या आप लोगों को पता है कि अभी भी जस्ट अफगानिस्तान में पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल पे क्या क्या चेंजेस आए हैं पाकिस्तान तो अफगानिस्तान मजबूत होता जा रहा है क्या लेटेस्ट में इंडिया ने रिकॉग्नाइजेशन दिया है एक नई कंट्री को उस कंट्री का क्या नाम है जिसमें इंडिया कहेगी कि वी आर रिकॉग्नाइजिंग दैट कंट्री एट द लेवल ऑफ वर्ल्ड लेवल लक्षद्वीप पार्ट है कंट्री थोड़ी है कंट्री अफगानिस्तान को दिया है अफगानिस्तान को ये वही अफगानिस्तान जिस अफगानिस्तान को हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोला था कि ये आतंकवादी कंट्री क्या कहा सर रिकॉग्नाइजेशन दिया है इंडिया ने एज अ कंट्री एज अ कंट्री अच्छा क्या तुम्हें पता है कि मतलब नासा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में किस बात का डिस्प्यूट है क्या नाम है फिलिस्तीन के इजराइल के हाँ गाजा इजराइल के उसका हाँ मैंने नासा शब्द दे दिया है नासा की फुल फॉर्म क्या है जनाब जुबैर बताओ मुझे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे
कौन थे स्वतंत्र भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद था। शिक्षा मंत्री तो वही थे। शिक्षा मंत्री थे बना। वो तो राष्ट्रपति। सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? जो आयुर्वेद के राधाकृष्णन है तो जो करवट में जो लगा मतलब है आयुर्वेद का इतना बड़ा कॉलेज और हॉस्पिटल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, उनकी मूर्ति है बीच में, उनका नाम कॉलेज का नाम ही वही है, उनके नाम से ही कॉलेज का नाम ही वही है जोधपुर में। एक बार YouTube पर सर्च करो तो तब तक आप वो वाला बताओ, क्या? फिलिस्तीन गाजा और हाँ वो एक एक और जगह। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे को पता है, मैं आपको ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप पता करना चाहोगे तो तुम देखोगे कि आप पता नहीं शिक्षा के किस किस स्तर से गिरे हुए हैं। गिरे हुए का मतलब मैं यूं नहीं कह रहा कि कवर्ड हो, गिरे हुए मैं कह रहा हूँ फॉल नीचे गिरे हुए। हमें कहाँ तैयारियां करने की जरूरत है। एक बार तुम सोचो तो सही, तुम समाज के उस बेहतरीन इस तबके से आते हो, जिस तबके से समाज को उम्मीद है कि तुम लोगों को इन सारी बातों पे, इन सारी बातचीतों पे वार्तालाप करने की जरूरत पड़ेगी, और हम वहाँ खामोशी अख्तियार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नॉर्दर्न पोल पर जाने वाली सबसे पहली टीम का क्या नाम? जैनब स्पेस में जाने वाली महिला, मुस्लिम महिला। इसरो में कंडक्ट करने वाली मुस्लिम महिला। कुछ आप बताओ, मालदीव में अभी 2 मंत्रियों को सस्पेंड किया था, मालदीव के राष्ट्रपति ने क्या नाम था? अब्दुल कलाम आजाद था ना। तो इतनी बड़ी समस्या कहां से आई? मतलब इतना बड़ा सवाल का जवाब जो कि एक चुटकी में हो जाना चाहिए था, जिसमें हम लोग परेशान हैं। मतलब हमारी हिस्ट्री भी खराब है, हमारी जियोग्राफी भी खराब है, हमारी पॉलिटिक्स भी खराब है, हमारी खुद की पर्सनल लॉ खराब है। तो तुम लोगों को क्या क्या सही करने की जरूरत है? क्या आप सभी चीज सही कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एक चीज तो सही करो, एक चीज सही करो, उस चीज का नाम तुम्हारी किताब है, ये जो भी तुम्हारे हाथ में पड़ी। मैं खुद अब कुछ दिनों में बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैं तो यहाँ माचा लेकर आने वाला हूँ। उस कमरे से इतना परेशान हो गया, बच्चे तो टीवी मैडम मोबाइल में काया हो गया, बहुत ज्यादा काया हो गया। माचा लाके पढ़ूंगा, ये किताबें जो शर्म से डालेगी ना, मतलब कुछ शर्म करने की तौफीक आएगी ना, तब जाके कुछ अपन लोग शर्म भरेंगे, नहीं तो हम लोग बेशर्म हो गए एक नंबर में। जिन जिम्मेदार कंधों पर समाज के भार को उठाने का वजन आया हुआ है, वो जिम्मेदार कंधे खुद ही बाप रे झुके हुए पड़े हैं। किन की लापरवाही और किन की नाजुकेपन से। नाजुका किसको कहते हैं? जो कोई जोगा नहीं होता, जिसको कुछ काम करने की फुर्सत नहीं होती, ना किसी को कुछ काम करना आता है, उनमें मैं भी शामिल हूँ आप लोगों के साथ साथ। तो कुछ करना है, कुछ जुनून लाना है, तो बंद कमरे में बैठकर पढ़ाई करने का रुतबा शुरू करो। लगना चाहिए लोगों को, एक आदमी है हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, वो 24 घंटा लगा हुआ रहता है। हो सकता है उसे हासिल कुछ नहीं हुआ, पर उसने किया बहुत कुछ है। तो कुछ करो यार। अपन कहाँ आ गए थे? अपन कहाँ चल कहाँ रहे? अपन मौलाना कलाम आजाद क्यों आया? शिक्षा मंत्री नहीं तो हम क्यों आ गए थे वहां पर? मैं यूं कहना चाह रहा था कि जब स्वतंत्र भारत का सबसे पहला शिक्षा मंत्री मुस्लिम था, तो तुम मुस्लिम होकर क्या कर रहे हो हिंदुस्तान में? कुछ करो, तुम्हें किसने रोका है? कुछ पिच करने से कुछ नहीं होगा। जैनब, ये स्टेटमेंट तुम्हारे लिए भी है। कुछ करो यार। अच्छा, क्रांति के लिए मतलब क्या चीज होती है जो क्रांति को घटित कर देती है? चिंगारी की चिंगारी आग थोड़ी लगानी है। खुद पे कुछ बीत के क्या है? खुद पे कुछ बीत के नहीं, मतलब एक इंसान चाहे तो लेके आ सकता है, बस उसमें उस चीज का जुनून होना चाहिए। हमने देखी है, कहते हैं ना वो बूंद से घड़ा पड़ता है, तो वो एक बूंद ही काफी होती है उसके लिए, बस वो बूंद होना चाहिए। तो उसके लिए पागलपन का होना चाहिए। केवल मतलब पागलपन का मतलब जुनून होना चाहिए ना। इतना तो आप जुनून के साथ करना है। एक क्रांति को घटित करने के लिए केवल एक विचार काफी है, केवल एक विचार। सिंगल थॉट से एक रिवॉल्यूशन को घटित किया जा सकता है। सवाल ये है कि वो विचार कितने प्रभावशाली रूप से तुम्हारे दिमाग में आए। अरे हम लोग यार पढ़
तो ये रहते नवीन में विखंडन। अच्छा, हम लोग कर रहे थे बीवी नागरत्न की बात कर रहे थे, जिसमें उस महिला को ये कहा, हम देख रहे हैं परिहार किससे कहते हैं, तो उन आदमियों को छोड़ दिया, फिर बाद में वापस हस्बैंड आया कि वापस करना। परिहार का मतलब होता है कम कर देना। तो सर आप है ना ये गाजा फिलिस्तीन और एक और कुछ बात बता रहे थे, वो पूरी कर दो, फिर ये स्टार्ट कर देना, फिर वो दिमाग में घूमेगी। सर टैक्स में करोड़ का क्या चीज है? 1 करोड़ 1587 क्या चीज? बात करो ना कितना हो रहा है? भारत की आगे बता नहीं यूनिट कम कर देना। दीपक ने कहा कि 30,000 नहीं है मेरे पास, 20,000 करने के लिए बहुत सारी बातें हैं यहाँ, बहुत सारी बातें। मतलब इतना तुम्हें शर्मसार करके भेज सकता हूँ मैं तुम लोग, वो बहुत छोटी सी बात है। हर वचन संहिता अपने को दिए गए किसी वचन के पालन से अभिमुक्ति या उसका परिहार पूर्णतया भागवत दिया कर सकेगा, या ऐसे पालन के लिए समय भी बढ़ा सकेगा, या उसके स्थान पर किसी भी तुष्टि को जिसे वह ठीक समझे प्रतिकृत कर सकता है। नॉर्मल सी बात है, यदि जिसको आदमी को परफॉर्म करना है, जिस आदमी से परफॉर्म किया जाना है, जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी तरफ से एग्री है किसी काम को करने के लिए, तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, सब में चेंज हो सकता है। यदि मूल कॉन्ट्रैक्ट को हमने खत्म कर दिया, उसकी जगह नया लाके खड़ा कर दिया, तो मूल को परफॉर्म नहीं किया जाएगा, नए को परफॉर्म करेंगे। नॉर्मल सी बात है। सेक्शन नंबर 62 और 63 का इलस्ट्रेशन नंबर ख पढ़ रहा हूँ, बी फॉर बॉय। ख का क 5,000 रुपए का देनदार है। क उस समय और स्थान पर जिस पर 5,000 रुपए दे ख को 2,000 रुपए देता है, और ख संपूर्ण ऋण की तुष्टि से उसे प्रतिकृत कर लेता है। सेम वही दीपक वाली बात आ गई है, संपूर्ण ऋण का उन्मोचन हो जाए। यदि मियां बीवी का जी नहीं, मियां बीवी का जी, तो क्या करेगा? सेम इसी तरह की बात हम देखते हैं द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ आर्बिट्रेशन। सवाल बताया था, दो हम अमूमन चर्चा करते हैं, जूरिस्प्रूडेंस ऑफ मुस्लिम लॉ और जूरिस्प्रूडेंस ऑफ आर्बिट्रेशन। तो मुस्लिम लॉ के जूरिस्प्रूडेंस का क्या नाम है? फिक। FIQH. Fiqh is the name of Muslim jurisprudence, and the name of jurisprudence of Arbitration Act. Arbitration Act के विधि शास्त्र मतलब arbitration किस चीज के चारों तरफ घूमता है, उसको केंद्रित करता है, संकेंद्रित करता है, किसको? Consent of parties. Consent of parties. The consent of parties is the jurisprudence of arbitration. आपने Act. वो वर्ड बोला फिक, हाँ, FIQH फिकर। वो शरीयत। हाँ, जो शरीयत लॉ है वो तो जूरिस्प्रूडेंस है मुस्लिम का, ठीक है। जनाब ने कहा मेरे को तो पता है, मैं तो 1 मिनट में बता सकता हूँ, बड़ा अच्छा बताया बेटा। हाँ, फिक और म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। हिंदू। हाँ बेटा, नहीं हिंदू की आर्बिट्रेशन है। हर किसी एक का कोई जूरिस्प्रूडेंस नहीं हो सकता कि हम देखें इसका क्या जूरिस्प्रूडेंस है, इसका क्या जूरिस्प्रूडेंस है, ऐसी कोई बात नहीं है। सेक्शन नंबर 64 और सेक्शन नंबर 65 शून्य करने संविदा के विखंडन का परिणाम और उस संविदा की बाध्यता जिसे शून्य करार के अधीन या उस संविदा के अधीन जो शून्य हो गई हो, फायदा प्राप्त किया हो। क्या पढ़ने की जरूरत है? सेक्शन 64 शून्य करने संविदा क्या हो जाएगी साहब? पालन करने की आवश्यकता नहीं है यदि उसने उसे वॉइड डिक्लेयर करवा दिया है। और सेक्शन नंबर 65 यदि कोई शून्य करार था या फिर ऐसी संविदा जब शून्य हो गई है और उसने कोई फायदा प्राप्त कर लिया है, तो फिर ऐसा फायदा उसे वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन हम लोगों ने इसके देख ही लिए, है ना। जैसे जब हमने सेक्शन देखा था, जैनब कौन सा 39 को एक इलस्ट्रेशन से और लिंक किया था 75 से, और तीसरा इलस्ट्रेशन हमने यहाँ देखा था। सेक्शन नंबर 66 इसका सवाल नहीं आएगा, केवल ऐसा पूछा जा सकता है कि जिस तरह से कि हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कम्युनिकेट करते हैं, क्या उसी तरह से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को भी कम्युनिकेट करने के प्रोविजंस है कि हाँ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के विखंडन की संसूचना या प्रतिग्रहण की रीति शून्य करणीय संविदा का विखंडन उसी प्रकार और उन्हीं नियमों के अधीन संसूचित या प्रतिष्ठित किया जा सकेगा जो कि प्रस्तावना के संसूचन या प्रतिष्ठान को लागू है, जो हमने पहले देख लिए हैं। कम्युनिकेशन और रिवोकेशन कब कब कंप्लीट हो रही है, कब कब कंप्लीट नहीं हो रही। सेक्शन 67 67 को सौकर्य से याद करना। इसमें एक शब्द लिख रखा है सौकर्य। सौकर्य का क्या मतलब होता है? सामान। सामान का मतलब सुविधा। 67 सौकर्य सामान। यदि मैंने कहा कि साहब आपके मकान का मैं मरम्मत कर देता हूँ, काम कर देता हूँ, और मैं आपके घर आया कि साहब क्या आपके घर का मरम्मत कर दूं, और आपने खुद ने उसमें मरम्मत करने में ना तो मुझे सामान दिए, ना जगह बताई, ना कुछ और बताया, तो अब यदि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो मेरी नॉन परफॉर्मेंस के लिए मैं खुद लायबल नहीं रहूंगा।
इतनी सी बात है। सेक्शन नंबर 67 से सो करिए। दृष्टांत पढ़ रहा हूँ। ख के गृह की मरम्मत करने की ख कैसे संविदा करता है। हो गया कॉन्ट्रैक्ट। जिस संविदा में उसकी गृह की मरम्मत अपेक्षित है, ख उन्हें गृह बताने में अपेक्षा या बताने से इनकार करता है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, रिपेयर करना था, पर उसने वो बता ही नहीं रहा है। संविदा के अपालन के लिए क की माफी हो जाती है यदि वह ऐसी अपेक्षा और इनकार करने से कारित हुआ हो। तो क की नॉन परफॉर्मेंस है, उसके लिए वो लायबल नहीं है। आगे चले। सेक्शन नंबर 68 से लेकर सेक्शन नंबर 72 तक है। इसके अपन एक बात को देखते हैं। क्या है चैप्टर नंबर 5। टाइम क्या हुआ है? 6:40 थोड़ी हुई है। 5 देखो ये अच्छे से सेक्शन है, इसे हम देख तो लेंगे, चाहे हम आज भी देख सकते हैं, कल भी देख सकते हैं। पर ये कहता क्या है? संविदा द्वारा सृजित उपबंध संबंधों के सदृश कतिपय संबंधों के विषय में, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं भाई, ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजेंबल्स दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसे रिलेशन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के जैसे है, मगर पक्षकारों के द्वारा क्रिएट नहीं हुआ है। एक सबसे प्यारा एग्जांपल छोटा सा कि सर मेरे घर पर आया है जोमेटो वाला, क्या सर पिज्जा ऑर्डर ले लिया, जबकि मैंने कोई पिज्जा ऑर्डर किया ही नहीं था। इससे पहले कि वो वापस आता, हम लोग इस पिज्जा को स्वाहा करके वो कहा कि सर वो गलती से आपको रिलीज करते हैं। हमने कहा सर गलती से हम खा गए। तो हमारा ये कहना कि गलती से हम खा गए ये एक्सक्यूजेबल नहीं होगा। हमें इस चीज के पिज्जा की प्राइस को इसे वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा। क्या ये जोमेटो वाला मुझसे इस पिज्जा की प्राइस को वापस से ले सकता है? हाँ ले सकता है। वापस से लेने का मतलब है, वापस से लेने का मतलब क्यों नहीं है? या तो ये पिज्जा वापस ले सकेगा, या फिर मैंने पिज्जा को कंज्यूम कर लिया तो पिज्जा की रेट ले सकता है। क्या मेरे और जोमेटो के बीच में किसी ऐसे राइट्स का प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन कुछ हुआ? मगर फिर भी वो मुझसे पैसा लेने के लिए लायबल है और मैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी लायबल हूं। मतलब ये है कि साहब पार्टीज दो है सेम उसी तरह से जिस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट कर पड़ रहे हैं, प्रॉमिस वगैरह, पर इन दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप इन दोनों की इच्छा से क्रिएट नहीं हुई है। लीगल रिलेशनशिप का क्रिएशन हुआ है बाय लॉ, और इसी को हमने कहा है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। QUASI क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आधे कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, क्योंकि पक्षकार वही है, लायबिलिटी किसके द्वारा सनी लायबिलिटी है पर्सनल, मगर पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट किसके द्वारा हुई है? लॉ, नॉट बाय द पार्टीज, विधि के द्वारा सृजित हुई है। चैप्टर 5 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। हाँ चैप्टर नंबर 5 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट करो। और संविदाएं जिसको हम कहते हैं संविदा कल। अब क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स को हम देखेंगे कल, पर इसके पहले हम एक बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेक्शन, जिसमें हम लोगों ने कल कहां तक देखा था? 3, 4 उनको घर जाकर किस किसने किया?